सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहस, रणनीति और हां, विवाद का भी प्रतीक है। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान ने ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी जड़ों से हिलाने की हिम्मत कर दी। तो चलिए इस क्रांति के निर्माता की यात्रा को परत दर परत समझते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी। एक ऐसा आह्वान जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे हजारों भारतीयों में मानो एक नई जान फूंक दी। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, जीती जाती है। असल में ये एक वाक्य बोस की पूरी विचारधारा का सार है, बलिदान से स्वतंत्रता तक का सफर। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि वो एक प्रशासक से राष्ट्रवादी कैसे बने, फिर कांग्रेस के साथ उनके वैचारिक मतभेद, इसके बाद उनका वो नाटकीय पलायन और नए सहयोगी, फिर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व और आखिर में उनकी विरासत और वो अंतिम रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्रशासक से राष्ट्रवादी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी, सबसे एलीट सिविल सेवा का पद ठुकराकर एक नौजवान ने क्रांति का रास्ता चुन लिया? आइए जानते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये किसी बवंडर से कम नहीं है। जरा सोचकर देखिए, साल है 1920। आप ब्रिटिश भारत की सबसे पावरफुल नौकरी ICS में 4थी रैंक लाते हैं। आपके सामने एक शानदार करियर पड़ा है और फिर ठीक 1 साल बाद आप सब कुछ छोड़ देते हैं। यही वो फैसला था जिसने सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका इस्तीफा किसी मजबूरी का नतीजा नहीं था। नहीं, ये एक वैचारिक विद्रोह था। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सिस्टम की सेवा कर ही नहीं सकते जो भारत को गुलाम बनाए हुए है। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश राज को एक खुली चुनौती थी। तो ठीक है, बोस भारत लौटे और कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन यहां उन्हें एक नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और वो थी वैचारिक मतभेद। उनका रास्ता बाकियों से और खासकर गांधी जी से बहुत अलग था। यहां पर 2 बहुत बड़ी विचारधाराएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसक सत्याग्रह, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डोमिनेंट स्टेटस से होते हुए आज़ादी की ओर बढ़ना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे बोस, जो पूर्ण स्वराज यानी पूरी और तत्काल आज़ादी चाहते थे। और इसके लिए वो किसी भी साधन, चाहे वो कूटनीति हो, दबाव हो या फिर बल प्रयोग ही क्यों ना हो, उसे जायज़ मानते थे। ये सिर्फ रणनीति का अंतर नहीं था, ये तो स्वतंत्रता की परिभाषा का ही अंतर था। और ये लड़ाई खुलकर सामने आई कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये कांग्रेस के भविष्य के लिए एक सीधी लड़ाई थी। 1939 में जब बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार को हराया, तो ये साफ हो गया कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग उनकी आक्रामक नीतियों का समर्थन करता है। लेकिन इसी जीत ने उन्हें कांग्रेस के अंदर बिल्कुल अकेला कर दिया। नतीजा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा, और यहीं से जन्म हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का। अब सोचिए, कांग्रेस के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था। ऐसे में बोस ने एक ऐसा दाव खेला जो इतिहास बदल सकता था। उन्होंने फैसला किया कि अगर भारत के अंदर से आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती, तो वो बाहर से एक सेना लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा, एक वैश्विक जुआ था। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रिटिश साम्राज्य की इतनी कड़ी निगरानी में देश का इतना बड़ा नेता आखिर गायब कैसे हो सकता है? उनका ये पलायन, जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं, किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, और ये उनकी जबरदस्त चतुराई और इच्छा शक्ति को दिखाता है। जरा इस सफर की कल्पना कीजिए। पहले तो भेष बदला, मोहम्मद जियाउद्दीन बने, फिर रात के अंधेरे में कलकत्ता से कार चलाकर गोमो पहुंचे, वहां से पेशावर के लिए ट्रेन पकड़ी, और फिर बर्फीले पहाड़ों से पैदल चलकर काबुल, अफगानिस्तान पहुंचे। हर कदम पर पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन यह सिर्फ एक फरारी नहीं थी, ये एक मिशन था जिसका अंतिम लक्ष्य था बर्लिन, जहां वो ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाना चाहते थे। और जर्मनी पहुंचकर बोस ने एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन प्रैग्मैटिक यानी कि व्यवहारिक सिद्धांत अपनाया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। साफ बात है, हिटलर की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, सिर्फ एक, भारत की आज़ादी। और इसके लिए वो किसी भी ताकत से मदद लेने को तैयार थे जो ब्रिटेन के खिलाफ हो।
ये एक ऐसा कदम था जिस पर आज भी बहुत बहस होती है। अब जर्मनी से एक पनडुब्बी में बैठकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक की अविश्वसनीय और जोखिम भरी यात्रा के बाद बोस पहुंचे दक्षिण पूर्व एशिया, और यहां से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक अध्याय, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व। 50,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन भारतीय युद्धबंदियों और आम नागरिकों की संख्या थी जिन्होंने बोस के एक आह्वान पर भारत को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठा लिए। सोचिए, ये एक ऐसी सेना थी जो पूरी तरह से वॉलंटियर्स से बनी थी, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और मरने को तैयार थे। और देखिए, आईएनए सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक तरह से एकजुट भारत का एक छोटा सा मॉडल थी। ब्रिगेडों के नाम देखिए, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। बोस अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद सबको सम्मान दे रहे थे। और सबसे क्रांतिकारी बात, रानी झांसी रेजिमेंट, एक पूरी की पूरी लड़ाकू यूनिट जिसमें सिर्फ महिलाएं थीं। ये उस समय एशिया की पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंट्स में से एक थी, जो दिखाती है कि बोस का आज़ाद भारत का सपना कितना आगे का, कितना प्रगतिशील था। और फिर अक्टूबर 1943 में बोस ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार यानी आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के गठन का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। अपनी सरकार बनाकर बोस ने आईएनए को एक विद्रोही समूह से एक संप्रभु राष्ट्र की सेना का दर्जा दे दिया। अब वो दूसरे देशों से बराबरी पर बात कर सकते थे। इस एक कदम ने उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। अप्रैल 1944 में आईएनए ने जापानी सेनाओं के साथ मिलकर भारतीय धरती पर कदम रखा और मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया। हाँ, ये जीत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, लेकिन उस एक पल ने पूरे देश को एक जबरदस्त संदेश दिया कि आज़ादी की लड़ाई अब भारत के दरवाजे तक आ पहुंची है। लेकिन युद्ध में हार के बावजूद बोस और आईएनए की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में उनका सबसे बड़ा प्रभाव तो युद्ध के बाद महसूस किया गया, और उनकी मृत्यु, वो तो आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। और यहाँ की विडंबना देखिए, आईएनए युद्ध के मैदान पर तो हार गई, लेकिन उसने भारत में दिलों की लड़ाई जीत ली। जब ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो उन्होंने अनजाने में ही उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। इसी से प्रेरणा लेकर रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह कर दिया, और अंग्रेजों को यह साफ साफ संकेत मिल गया कि अब भारतीय सेना पर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। शायद यही आईएनए की असली जीत थी। और फिर आता है वो रहस्य जो आज भी कायम है। आधिकारिक कहानी ये है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। 1956 और 1977 में बनी 2 सरकारी कमेटियों ने भी यही कहा। लेकिन फिर 1999 में बनी मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल तो अपनी जगह बना रहा। तो सवाल यह है कि 1945 में हुई वो एक दुर्घटना थी या फिर इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक। हम शायद इसका जवाब कभी भी पूरे यकीन के साथ नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। ये विचार कि स्वतंत्रता एक अधिकार है जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। उनकी विरासत हमें आज भी प्रेरित करती है, और उनका रहस्य हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि कुछ नायक कभी नहीं मरते।